तो सभी बहनों को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रबंधकीय कौशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रबंधकीय कौशल जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, आपके एग्जाम में 45 नंबर का यह आने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों को हो रही है, सभी बहनों को हो रही है, वो प्रबंधकीय कौशल मैनेजमेंट में ही हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? तो आज हम इसके प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। लगभग 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं और सिंपल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न वो होंगे जो आपके एग्जाम में इससे पहले आ चुके हैं, या फिर अगल-बगल जो अपने एग्जाम हुए, जैसे छत्तीसगढ़ में महिला सुपरवाइज़र का हुआ है, राजस्थान में महिला सुपरवाइज़र का हुआ है। तो उन एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ में हमने यहाँ पर कवर किया है, जिनके आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जैसे जैसे ये क्लास अपलोड हो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइज़र के कंप्लीट सुपर नोट्स उपलब्ध हैं। हर सब्जेक्ट का सुपर नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक सब्जेक्ट का नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र ₹39 में उपलब्ध है। लेकिन आप चाहते हैं कि चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स हमारे पास में हमको मिल जाएँ, तो इसके लिए आपको मात्र ₹128 देने होंगे। ₹128 में चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएँगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके अपने नोट्स से प्राप्त कर लेने हैं। सर, नोट्स में क्या-क्या मिलेगा? तो आइए बता देते हैं। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपका 55 नंबर का आने वाला है, जिसे हम न्यूट्रिशन भी कहते हैं, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ में कवर किया गया है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, योजनाएँ, एक्ट, अधिनियम, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस ये आपके सामान्य ज्ञान के नोट्स में। उसके बाद में शिशु देखभाल, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये भी आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधकीय कौशल, ये भी आपको कंप्लीट आपको मिलने वाला है। ये चारों सब्जेक्ट एक साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। मात्र ₹128 में आप ये चारों सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? कैसे प्राप्त करना रहेगा तो वो आपको बता दें। ये देखिए, आपको स्कैनर दिखाई दे रहा होगा। इसी स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको ₹128 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे। साथ में मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग के भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएँगे। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अभी तक क्या हो रहा था कि हम जिसे भी नोट्स भेज रहे थे, वो नोट्स को दूसरों के पास में शेयर कर रहे थे या फिर उसको बेच रहे थे। अब हमने इसमें शेयर प्रोटेक्टर लगा दिया है। अब जो भी नोट्स आपको मिलेंगे, आप केवल 2 बार ही उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट निकलवाना है, तो फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जाकर के एक बार शेयर कर सकते हैं, एक बार और शेयर कर सकते हैं। तीसरी बार अगर आप शेयर करेंगे, तो ये नोट्स आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएँगे और जिसको आप शेयर किए हैं, उसके भी मोबाइल से डिलीट हो जाएँगे। तो शेयर प्रोटेक्टर के साथ में अब ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। एमपीएसआई के नोट्स भी आपको इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है ना? जिससे कि आप लोग मिसयूज़ ना कर सकें। आप इस वीडियो को सबके पास में शेयर कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ को नहीं शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं तो नोट्स डिलीट हो जाएँगे, तो फिर मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी, दोबारा नोट्स नहीं भेजे जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ में नोट्स लेने से पहले एक बार आप देख लीजिए, व्हाट्सएप में आपके कोई टाइमर तो नहीं लगा है? 24 घंटे का, 7 दिन का ऐसे टाइमर लगा रहता है, तो टाइमर ऑफ करके तभी आपको नोट्स लेने हैं, ठीक है ना? चलिए, अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण क्यों है? भाषा के बारे में आप जानते हैं, जो अपन बोल रहे हैं, आपको हमारी चीज़ समझ में आ रही है, आपकी चीज़ें हमको समझ में आ रही है, यानी कि आपको हमारी भाषा और हमको आपकी भाषा समझ में आती है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो ये भाषा समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। ऑप्शन बी है, इसने मनुष्य को आशा से उठा करके आशा विहीन बनाया है। या फिर यह समाज का एक आविष्कार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। वही बात कि अगर आपको किसी की बात को समझना है, सीखना है, तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए। आप अपनी भावनाएं किसी को बताना चाहते हैं, तो सामने वाले को आपकी भाषा आनी चाहिए। यानी कि भाषा जो है, वो सामाजिक संपर्क का सबसे प्राथमिक साधन है। यह सामाजिक संपर्क को और आसान बनाती है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मन से हमने कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो भाषा मानव समाज में संचार का एक प्राथमिक साधन है। यह हमें एक दूसरे के साथ में जानकारी, विचारों और भावनाओं को साझा करने की अनुमति देती है। अपनी बातें हम दूसरों से कह सकते हैं, दूसरों की बातें हम समझ सकते हैं, अगर हम दोनों को एक दूसरे की भाषा आती होगी। तो भाषा जो है वो प्राथमिक साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 कथन पूछा गया है। कथन भी आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के कथन जरूर आने वाले हैं। देखिए, सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रणाली है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। एच.एस. जॉनसन, मार्शल जोन्स, बोर्गोडस या फिर सेमेल। किसके द्वारा यह कथन कहा गया था कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया का ही एक प्रणाली है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एच.एस. जॉनसन के द्वारा यह वक्तव्य कहा गया था। देखिए, इनका पूरा नाम है हैरी एम जॉनसन। तो हैरी एम जॉनसन एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने सामाजिक समूह को सामाजिक संपर्क की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया था। इन्होंने कहा कि जो सामाजिक समूह है, ये सामाजिक संपर्क की ही एक प्रणाली होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका 29 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, महिला सुपरवाइजर के ही एग्जाम में। देखिए, समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्यों? यानी कि समाज शास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। ऑप्शन बी है यह एक सामाजिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है निष्कर्ष को तब तक अस्थायी मानता है जब तक उसका सत्यापन न हो जाए। तो बताइए, समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है चित्र मिलाना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी आप उपयुक्त सभी कर लीजिए, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जब हम आपको पीडीएफ देंगे इसकी, ठीक है, तो उसको हम वहाँ पर करेक्शन करवा देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो समाज शास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है क्योंकि यह व्यवस्थित तरीकों को नियोजित करता है, नवीन साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष को संशोधित करने के लिए मुक्त है। यानी कि जो भी काम करेगा समाजशास्त्र में, जो भी काम किए जाएंगे वो एक व्यवस्थित तरीके से किए जाएंगे, ठीक है, और तब तक उनको नहीं माना जाता है जब तक सत्यापित ना कर दिया जाए कि हाँ ये चीज़ सही है। जब तक ये नहीं बता दिया जाए, जैसे कि न्यूटन वाली बात है कि ये देखिए सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरा, तो आखिर नीचे क्यों गिरा? अब वो हर जगह सत्यापित करेगा न्यूटन, ठीक है? यहाँ पर भी सत्यापित करेगा, ठीक है? उसके बाद अमेरिका में जाएगा, वहाँ भी सत्यापित करेगा, ठीक है? इंडिया के किसी भी कोने में जाकर सत्यापित करेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि हाँ, सेब ऊपर से नीचे की ही ओर गिरता है, तो ये कहेगा हाँ, पृथ्वी के पास में गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि हर जगह सत्यापित करके जब तक वो प्रूफ नहीं कर लेगा, तब तक इसको वो वैज्ञानिक तरीके को नहीं मानता है, ठीक है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि जो समाजशास्त्र है, वह तब तक निष्कर्ष को नहीं मानता है, तब तक उसको अस्थायी मानता है, जब तक उसका सत्यापन ना हो जाए। तो इसीलिए हम हर चीज़ को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हमेशा फैक्ट के ऊपर कम काम कर सकता है, जब तक सत्यापित नहीं हो जाती चीज़ें, तब तक विज्ञान उसको नहीं मानता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, ये आपका 28 मार्च 2017 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। जब एक समाज के लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि मान लीजिए कोई यह सभ्य समाज है और ये कोई बुरा समाज है, ठीक है ना? अब इसके लक्षण जो हैं वो इसमें बहुत तेजी से प्रसारित होते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आत्मकरण, विसरण, अनेकतावाद या फिर मूल्यांकन। क्या कहेंगे इसको? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसे हम विसरण कहते हैं। जब तेजी से एक समाज के लक्षण दूसरे समाज में जाते हैं तो इसको विसरण कहा जाता है। देखिए, और इस प्रक्रिया को डिटेल में हम कहते हैं सांस्कृतिक विसरण। यानी कि अपनी सांस्कृतिक जो भावनाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक बातें होती हैं, वो एक दूसरे समाज में जो है प्रतिस्थापित होती हैं, इसको हम सांस्कृतिक विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 29 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980 में, 1970 में, 1950 में या फिर 1953 में? कब की गई थी केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना? आइए आंसर देख लेते हैं। फैक्ट वाला प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1950 में जो है 1953 कर लीजिए। ये थोड़ा-सा आज मिसप्रिंट हो गया, आप परेशान मत होना, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो सब कुछ सही करके दिया जाएगा, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 1953 में भारत सरकार की एक संकल्प के द्वारा सीएसडब्ल्यूबी की स्थापना की गई थी और 1953 में इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है ना? सही आंसर 1953 हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर डी आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, इनमें से कौन-सा सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए कौन-सी ऐसी सेवा है जिसे हम सामाजिक सेवा में शामिल नहीं करेंगे? 28 मार्च 2017 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए है असुरक्षित समूहों का संरक्षण, ऑप्शन बी है अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण, ऑप्शन सी है धनवानों का संरक्षण, ऑप्शन डी है जरूरतमंदों का संरक्षण। तो आप किसका संरक्षण करना चाहेंगे, ठीक है, जिसे हम एक सामाजिक सेवा मानेंगे? तो ये तीनों आपके सही होंगे, केवल ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। धनवानों का संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो धनवान है वो ऑलरेडी धनवान है, उनका आप क्या संरक्षण करेंगे, ठीक है ना? तो अगर किसी की हेल्प करनी है तो इन तीनों लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, धनवानों की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और यही आपसे पूछा था कि बताइए कौन इनमें नहीं आता है? तो ये धनवानों
धनवानों के संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो धनवानों का संरक्षण है वो सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सामाजिक सेवाएं आमतौर पर उन व्यक्तियों और परिवारों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं जो किसी प्रकार की कठिनाई या फिर नुकसान का सामना कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी धनवान होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। प्रभावी भाषण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखिए, मौखिक संचार के संदर्भ पर, प्रदायगी पर, सामने रखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं की पहचान पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी को प्रभावी भाषण देना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आइए देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि सामने रखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं की पहचान। अगर आपको भाषण देना है, ठीक है ना, आप नेताजी हैं, आपको भाषण देना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमको भाषण देना किस पर है, मतलब किस उस पर देना है, किस विषय पर देना है, तो क्या आप भाषण दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे। तो सामने रखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं की पहचान करना आपको आना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर किसी शहीद के यहाँ गए हैं भाषण देने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य बिंदु क्या होंगे। अगर हम शहीद के यहाँ भाषण देने गए हैं, शहीद की माँ को समझाने गए हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हमको कहनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की पहचान अगर आप होगी, तभी आप एक प्रभावी भाषण दे पाएँगे। ठीक है ना? प्रभावी भाषण समझ गए? लैंग्वेज थोड़ी-सी कठिन होती है, एग्ज़ाम में भी कठिन आती है, लेकिन आपको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं और हम और अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चलिए, अगला देखिए। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। प्रभावी भाषण में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें संचार, संदर्भ, वितरण शैली और प्रतिक्रिया के अनुकूलन होने की क्षमता भी शामिल होती है। अब ये किताबी भाषा है, आपको सिंपल भाषा में समझा रखा है हमने। हालांकि यह स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली संदेश देने के लिए मुख्य बिंदुओं की पहचान होना आवश्यक है। मुख्य बिंदु आपको पता होने चाहिए। अगर आप क्रिकेट पर भाषण दे रहे हैं, तो क्रिकेट के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, कैच आउट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक प्रभावशाली भाषण दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन-सा शाब्दिक या फिर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन-सा एक ऐसा है जो कि शाब्दिक या मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? 29 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, टेलीफ़ोन, शब्द, लेखन या फिर इंटरव्यू। कौन-सा है जो शाब्दिक या मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लेखन। लेखन एक ऐसा उदाहरण है जो शाब्दिक या फिर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। शाब्दिक क्या होता है और मौखिक क्या होता है? शाब्दिक का अर्थ है कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है? मुँह के माध्यम से आपके दिमाग में शब्द आ रहे हैं, तो बोल करके जो व्यक्त करते हैं उसे हम शाब्दिक और मौखिक कहते हैं, ठीक है ना? तो टेलीफ़ोन में आप बोल करके व्यक्त करते हैं, शब्द कोई चीज़ होगा उसको आप बोल करके व्यक्त करेंगे, इंटरव्यू आपका बोल करके होगा, लेकिन जो लेखन होगा वो केवल और केवल आपका लिखित होगा, उसमें शाब्दिक या फिर मौखिक का कोई रोल नहीं रहता है। यही आपसे पूछा है कि इनमें से कौन-सा शाब्दिक या फिर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है, तो आपका लेखन हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। देखिए, शाब्दिक या मौखिक संचार बोले गए शब्दों का उपयोग करके सूचना या विचारों को आदान-प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना? यानी बोल करके हम व्यक्त करते हैं शाब्दिक या फिर मौखिक संचार को, ठीक है? यह संचार सबसे सामान्य रूपों में से एक है। उसका उपयोग व्यक्तिगत बातचीत, व्यावसायिक बैठकों और सार्वजनिक भाषण के लिए किया जाता है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोई मीटिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप शाब्दिक या फिर मौखिक संचार का प्रयोग करेंगे, यानी कि बोल करके अपनी चीज़ों को बताएँगे। ऐसा नहीं कि आप लिखने बैठ जाएँगे, लिख करके देंगे, तो कोई आपका इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है? तो शाब्दिक या मौखिक संचार में लेखन शामिल नहीं होता है, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन शामिल हो जाएँगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक बीमा में क्या-क्या शामिल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक बीमा को आइए समझा देते हैं। 29 मार्च 2017 को पूछा गया शिफ्ट 1 में। तो पेंशन शामिल होता है, बेरोज़गारी शामिल होती है, अशक्तता भत्ते शामिल होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो सामाजिक बीमा के अंदर क्या-क्या आता है? पेंशन भी आती है, बेरोज़गारी आती है और अशक्तता भत्ते आते हैं। अब ये अशक्तता भत्ता क्या होता है? मान लीजिए कोई विकलांग है, तो वो अशक्त है किसी कार्य को करने में, तो उसके लिए जो है भत्ते प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसी को हम सामाजिक बीमा कहते हैं। चलिए समझ लीजिए। तो सामाजिक बीमा सामाजिक सुरक्षा की एक प्रणाली है जो वृद्धावस्था, अशक्तता, बेरोजगारी या मृत्यु जैसी कुछ परिस्थितियों में व्यक्तियों को लाभ प्रदान करती है। जब सामाजिक बीमा हो जाता है तो इन इन सारी स्थितियों में व्यक्तियों को कुछ ना कुछ जो है लाभ प्रदान किया जाता है। जो भी उनके नॉमिनी होते हैं उनको जो है, चाहे पैसे हों या फिर कुछ ज़मीन हो, जो भी हो वो दिया जा सकता है। इसी को हम सामाजिक बीमा कहते हैं। ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? सबके पास में, इसीलिए बीच में बोल दे रहे हैं, फिर आप लोग लास्ट में करते नहीं हो, ठीक है ना? अभी लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 1 से 2 पुस्तक भी आपके एग्जाम में आएँगी जो राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है, पार्सन्स ने लिखी, ब्रूअर ने लिखी, एलियट ने लिखी या फिर राइट मिल्स ने लिखी? किसने लिखी थी द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक? आइए देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राइट मिल्स के द्वारा द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक लिखी गई थी। महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए, तो द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अमेरिकी समाजशास्त्री राइट मिल्स के द्वारा लिखित एक समाजशास्त्र में मौलिक कृति है। समाजशास्त्र की यह एक कृति है। राइट मिल्स जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति का होना अनिवार्य है? किसने यह बात कही थी या फिर किसका यह सिद्धांत था कि समाज को अगर सुचारू ढंग से आप चलाना चाहते हैं तो साझा संस्कृति का होना आवश्यक है, अनिवार्य है? ये प्रश्न 26 मार्च को पूछा गया था। देखिए, मार्क्स ने कहा, मीड ने कहा, बीबर ने कहा या फिर दुर्खीम ने कहा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्खीम के द्वारा यह कहा गया था। देखिए, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम का मानना था कि समाज की एकजुटता और स्थिरता के लिए साझा संस्कृति का होना आवश्यक है, यानी कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें, ये इसी को हम साझा संस्कृति कहते हैं। और अगर समाज को सुचारू ढंग से चलाना चाहते हैं तो ये साझा संस्कृति अवश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सामाजिक वर्ग का सबसे सामान्य संकेतक क्या होता है कि हम किस तरह का समाज है, क्या व्यक्ति कैसा है? एक सामाजिक वर्ग का सामान्य संकेतक क्या होता है? 29 मार्च को पूछा गया है। जाति होती है, व्यवसाय होता है, शिक्षा होता है, फिर कौशल होता है। क्या होता है सामाजिक वर्ग का सबसे सामान्य संकेतक? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि होगा आपका व्यवसाय। ठीक है ना? और व्यवसाय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। अगर आप सरकारी नौकरी में लग जाते हैं, कल को आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन आप अगर महिला सुपरवाइज़र बन जाती हैं, कोई अधिकारी बन जाते हैं, तो सब आपको जानने लगेंगे, ठीक है ना? सब पूछने लगेंगे, और भैया कैसे हो? और बहन जी कैसी हो? और बहन जी घर पे सब ठीक-ठाक है? अभी तक आपको कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है ना? तो सामाजिक वर्ग का जो सामान्य संकेतक होता है, वो व्यवसाय होता है। आप क्या कार्य कर रहे हैं? आप किस लेवल पर हैं? आप कौन-सी नौकरी में हैं? किस व्यवसाय में हैं? तो ये सामाजिक वर्ग का आजकल की जो जनरेशन में है, सबसे सामाजिक वर्ग का सामान्य संकेतक आपका व्यवसाय होता है। ठीक है ना? सही बात है ना? ये तो आप डेली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आप केवल तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। कोई आपका दोस्त सरकारी नौकरी में लग गया या फिर भगवान करे आप ही सरकारी नौकरी में लग गए, तो कल को गाँव का हर व्यक्ति आपको पूछेगा, हर व्यक्ति आपसे हाल-चाल लेगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यवसाय बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल और क्या हो सकता है? ठीक है ना? अब तो समझ में आ रहा होगा आपके, हम मेरा यही मानना है। ठीक है? तो व्यवसाय सामाजिक वर्ग का सबसे सामान्य संकेतक है। ऐसा इसलिए है कि यह श्रम बाजार में किसी व्यक्ति की स्थिति का प्रत्यक्ष मापन है। किसी व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, इसका प्रत्यक्ष मापन उसका व्यवसाय ही होता है। ठीक है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, संदेश की एन्कोडिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन-सी चीज़ को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं? यानी कि ये चीज़ होना आवश्यक नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। 26 मार्च को पूछा गया है। भाषा, ये तो बहुत ज़रूरी है, भाषा तो होना ही चाहिए। अगर भाषा नहीं होगी तो सामने वाले को हमारा संदेश समझ में नहीं आएगा। प्रतीक भी होने चाहिए, उसमें सिंबल्स होने चाहिए, डॉलर हो गया, इसको हम रुपया कहते हैं, ठीक है ना? और ये इमोजी वगैरह होनी चाहिए, संकेत या फिर तालिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टेबल का होना आवश्यक नहीं। आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप पर ही मैसेज लिख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, भाषा का, प्रतीक का, संकेत का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक उसमें आप एक टेबल को इंसर्ट कीजिए, एक टेबल बनाकर बताइए कि ये भाई देखो मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, ऐसा-ऐसा करता हूँ। तो टेबल का होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसे आप एक संदेश की एन्कोडिंग के दौरान नज़रअंदाज कर सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है तालिका या फिर टेबल का होना। ठीक है? देखिए, किसी संदेश को एन्कोडिंग करते समय प्रेषक को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ताकि संदेश प्रभावी ढंग से प्रसारित हो सके। ठीक है ना? तो संदेश लोगों तक सही ढंग से पहुंच सके, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, प्रतीक होने चाहिए, संकेत होने चाहिए, लेकिन तालिका यानी कि टेबल का होना उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है। आगे बढ़िए। अब कौन-कौन से कारक हैं अभी आपको बताया, भाषा हो गया, प्रतीक हो गया, संकेत हो गया, ठीक है? अन्य तत्व शामिल होते हैं, जिनका उपयोग संदेश को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, संदेश को सेंड करने के लिए, संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन-सा समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक है? यानी कि एक समुदाय और समाज, ये क्या होता है? इसके बीच डिफरेंस क्या होता है? इनमें से किसके द्वारा हम पता कर सकते हैं? और अपनी पीडीएफ में हमने ये समुदाय और समाज के जो डिफरेंस है, वो अच्छे से आपको टेबल बना करके समझाया कि ये समाज हो गया, ये समुदाय हो गया, ये चीज़ें समाज में होती हैं, ये चीज़ें समुदाय में होती हैं। अलग से आपको हमने बता रखा है, तो पीडीएफ जिन लोगों ने ले रखी होगी, उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है?
अब अगर लोग ये कहें कि सर अब तो 1 महीना बचा है, पीडीएफ लेकर कर हम जो है कवर नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएफ को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप आराम से 32 से 35 दिन में 2 बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से पीडीएफ को डेवलप किया गया है, ठीक है ना? तो अभी अपनी पीडीएफ मँगा कर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आपने अभी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो। चलिए देखिए। तो समुदाय समुदाय और समाज में डिफरेंस कैसे करेंगे? निश्चित या फिर निश्चित स्थानीयता, ठीक है ना? या स्थल के आधार पर, व्यक्तियों के समूह के आधार पर, रुचियों में समानता के आधार पर या फिर एक इकाई की भावना के आधार पर। 26 मार्च को पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निश्चित स्थानीयता या फिर स्थल के स्थान पर, मतलब कि स्थल के आधार पर हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ये समाज हो जाएगा, ये समुदाय हो जाएगा, ठीक है? समाज बहुत बड़ा होता है, समुदाय इसी के अंदर जो है एक छोटा-सा पार्ट होता है, ठीक है ना? ये मुख्य डिफरेंस होता है। चलिए देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, समुदाय उन लोगों का एक छोटा और अधिक घनिष्ठ समूह है, जो रुचियों, मूल्यों या फिर अनुभवों को साझा करते हैं। यानी कि एक समुदाय में उन लोगों की रुचियाँ लगभग-लगभग समान होती हैं, ठीक है ना? जैसे कि सारे के सारे हिंदू हो जाएँगे, तो हिंदू समुदाय के लोग हो जाएँगे, ठीक है? सारे के सारे दीपावली मना रहे हैं, तो दीपावली मनाने वाला समुदाय हो जाएगा। यानी कि उनकी रुचियाँ जो हैं, जो उनके फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, वो एक जैसी लगभग-लगभग होती हैं। दूसरी ओर समाज एक व्यापक शब्द है। समाज एक बहुत बड़ा शब्द है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग में रहने वाले लोगों को दर्शाता है, जैसे कि इंडिया हो गया। तो ये एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों को दर्शाता है, और भूभाग का ही अर्थ हम लगा सकते हैं किससे? स्थानीयता से या फिर निश्चित स्थल से, ठीक है? एक पर्टिकुलर जगह पर लोग रहते हैं, और इसी को हम समाज कहते हैं, और इसके अंदर एक छोटा-सा जो पार्ट होता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। यानी ये भी स्थान को दिखा रहा है, ठीक है? और ये भी आपका स्थान को दिखा रहा है, भौगोलिक स्थान को दिखा रहा है, यानी कि स्थानीयता के आधार पर इनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीयक समूह कैसा होता है? यानी जो द्वितीयक समूह होते हैं, उनमें संबंध कैसे होते हैं? देखिए, व्यक्तिगत होते हैं, अंतरंग होते हैं, औपचारिक होते हैं या फिर अनौपचारिक होते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो द्वितीयक समूह होते हैं, उसमें जो संबंध होते हैं, वो फॉर्मेलिटी के आधार पर होते हैं, यानी औपचारिक होते हैं। अब द्वितीयक समूह में कौन-कौन आ जाता है? आइए देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, द्वितीयक समूह बड़े और अव्यक्तिक सामाजिक समूह होते हैं, जिनका गठन विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका ऑफिस हो गया, जैसे किसी अधिकारी का ऑफिस हो गया, ठीक है ना? तो इनमें क्या होता है, आपको फॉर्मेलिटी अदा करनी होती है, यानी कि जाइए, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सारी चीज़ें करनी रहती हैं, ठीक है? इनको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह क्या होता है? प्राथमिक समूह में अपने रिश्तेदार आ जाते हैं, अपने परिवार के लोग आ जाते हैं, अपने यार दोस्त आ जाते हैं। क्या आपको इनसे फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता है कि जो है अरे दोस्त नमस्ते, आप लोग जब मिलते हैं अपने दोस्तों को कैसे बोलते हो? और यार कैसा है? और क्या कर रहा है? और क्या कर रहा है अभी? ऐसे करते हैं ना, तो इसमें जो है दोस्तों के साथ में फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये लोग प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अनौपचारिकता होती है, यानी कि फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन द्वितीयक समूह होता है, वो एक बड़े लोगों का समूह होता है, और किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आपका ऑफिस हो गया, जैसे किसी नेता की पार्टी हो गई। इनमें आपको फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ती है। सारी चीज़ें, जितने नियम वगैरह होते हैं, उन सबको मानना पड़ता है। तो उन्हें औपचारिक संबंधों में व्यक्त किया जाता है। इनके संबंध नियमों एवं मानदंडों में नियंत्रित होते हैं। विभिन्न नियम बने रहते हैं, उन्हीं नियम के आधार पर आपको काम करना होता है। तो इसी को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। द्वितीयक और प्राथमिक समूह में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ये 26 मार्च 2017 को पूछा गया, 29 मार्च 2017 को सेम टू सेम रिपीट हुआ था। यानी कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? देखिए, तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन होता है? सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक तंत्र का, मानव व्यवहार का या फिर समाज का? किसका अध्ययन होता है? समाजशास्त्र। आइए आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाजशास्त्र जो है, वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है, ना किसी सामाजिक पार्टी का, ना किसी राजनीतिक तंत्र का। संपूर्ण समाज का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसे समाजशास्त्र कहते हैं। देखिए, तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, जिसमें इसकी उत्पत्ति, विकास और संगठन और सारी संस्थाएँ शामिल होती हैं। यानी कि आप एक वाइड एरिया में, यानी कि पूरे एरिया में उसका जो है अध्ययन करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17, संप्रेषण की क्षैतिज प्रणाली किसके मध्य संचालित होती है? ठीक है, जो वर्टिकल प्रणाली होती है, वो किसके मध्य संचालित होती है? 26 मार्च को पूछा गया है। समान लोगों के मध्य, वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य, केवल अधीनस्थों के मध्य या फिर केवल वरिष्ठ जनों के मध्य? तो बताइए, जो क्षैतिज प्रणाली है, वो किसके मध्य जो है आपकी संचालित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी समान लोगों के मध्य ये जो है क्षैतिज प्रणाली जो है आपकी कनेक्ट होती है, समान लोगों के मध्य में संचालित होती है।
ठीक है? अब ये जो आपका प्रबंधन है, वो काफ़ी कठिन सब्जेक्ट है, हर कोई आपको नहीं समझा पाएगा, ठीक है ना? जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, वो आएगा, सीधे टिक लगाएगा, हाँ, पहले का आंसर ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, ऐसे लगा कर के निकल जाएँगे, ठीक है ना? तो आपको समझ में भी आना चाहिए, प्रबंधन सारा खेल समझ का है। जो प्रबंधन को समझ गया, समझ लीजिए 45 में से आराम से आप जो है 40 या फिर 42 नंबर ले आ सकते हैं और ये 40 और 42 नंबर 45 में से ले आते हैं, तो मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा स्कोर होगा अगर आप 40 प्लस नंबर प्रबंधन के अंदर लेकर के आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर लेकर के आते हैं। और आप ये लेकर के आएँगे अगर आप डेली हमारे साथ में प्रैक्टिस करेंगे और जो कंप्लीट नोट्स हैं प्रबंधन के और बाकी सारे सब्जेक्ट के, वो आप लोग मँगा लेंगे तो, ठीक है? उसमें भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। सही आंसर ए हो जाएगा। क्षैतिज संप्रेषण एक संप्रेषण स्वरूप का हिस्सा होता है जो किसी संगठन के अंदर समान स्तर के अधिकार वाले व्यक्तियों के बीच में होता है, यानी कि जो समान स्तर के होंगे, चाहे वो ऑफिसर हों, आईपीएस आईपीएस के मध्य में अगर संप्रेषण हो रहा है तो ये भी क्षैतिज संप्रेषण होगा। ठीक है, क्लर्क क्लर्क के मध्य में अगर संप्रेषण हो रहा है तो ये भी आपका क्षैतिज संप्रेषण ही होगा, यानी समान लोगों के मध्य में ही हमेशा क्षैतिज संप्रेषण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सामाजिक समूह कार्य क्षेत्र में क्षेत्र कार्य क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? यानी जो सामाजिक समूह होते हैं, सामाजिक समूह में जो कार्य होता है, वो क्षेत्र कार्य क्या अर्जित करने में मदद करता है? आइए अभी आपको समझाते हैं। ज्ञान, कौशल, रवैया या फिर सभी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी को जो है इन सभी की आवश्यकता होती है क्षेत्र कार्य में। अब क्या होता है क्षेत्र कार्य? आइए देखिए। तो सामाजिक समूह कार्य में, यानी सामाजिक समूह में आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो क्षेत्र कार्य ज्ञान, कौशल और रवैये को अर्जित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आपको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, इस क्षेत्र में आपको कार्य करना है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आप तुलसी के बारे में शोध कीजिए, ठीक है? तो तुलसी के बारे में जितनी भी ज्ञान होंगी, जितनी भी कौशल और रवैये की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें निकल कर के आ जाएँगी। जो क्षेत्र कार्य होता है, वो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ज्ञान के लिए, कौशल के लिए और रवैये के लिए, ठीक है? ये आपका एग्जाम में एज इट इज पूछा गया था कब? 27 मार्च 2017 को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? देखना क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। इनमें से कौन सी चीजें सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं होती हैं? ऑप्शन ए है खाद्य आर्थिक सहायताएं, लोक निर्माण परियोजनाएं, संपूरक आहार या फिर दान। कौन सी ऐसी चीज है जो सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं होती है? 26 मार्च को पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो दान है वो सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आइए देख लेते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें गरीबी को कम करने, व्यक्तियों को बीमारियों से बचाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किए गए उपायों का एक श्रृंखला है, यानी कि जिसमें हेल्प करने के लिए होती है आवश्यकता, ठीक है ना? जिसमें गरीबी को कम करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक अवधारणा शुरू की गई है। इसमें दान की कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है ना? तो दान जो होता है, दान अब उनकी जो लोग दान दे ही रहे हैं उनका आप क्या हेल्प करेंगे? वो तो ऑलरेडी इस काबिल है कि वो दान दे सकते हैं। तो इन लोगों की हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपसे पूछा गया कि कौन इसमें शामिल नहीं है? जो दान देने वाले होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा खाद्य आर्थिक सहायता, जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना प्रदान कीजिए, ये शामिल है। लोक निर्माण की परियोजनाएँ, कहीं पर सड़क नहीं है उस सड़क को बनवाइए, वो महत्वपूर्ण है। संपूरक आहार, किसी को आहार नहीं मिल रहा उसको आहार प्रोवाइड कराइए, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन दान देना इसमें आवश्यक नहीं होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक अधिकारों में कौन शामिल नहीं होता है? किसके लिए सामाजिक अधिकार आवश्यक नहीं होते हैं? 25 मार्च को पूछा गया है। बच्चों के लिए, श्रमिक मजदूरों के लिए, महिलाओं के अधिकार या फिर राजनीतिक वर्ग की देखभाल? किसके लिए सामाजिक अधिकार आवश्यक नहीं होते हैं? आइए देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा आज मिसप्रिंट कर दिया है मेरे भाई ने, ठीक है ना? तो यहाँ पर जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो इसको सही करके देंगे, परेशान नहीं होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राजनैतिक वर्ग की देखभाल करना इसमें आवश्यक नहीं होगा। देखिए, किसी राजनैतिक वर्ग की देखभाल एक सामाजिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं या भलाई से संबंधित नहीं होता है। अब कोई राजनीतिक पार्टी है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो क्या ये किसी मूलभूत आवश्यकता है? किसी ने आपको कहा है कि नहीं आपको ये करना ही करना है, ठीक है ना? तो ये व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकता नहीं। मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, और महिलाओं के लिए जो भी अधिकार होते हैं, ये लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। किसी राजनीतिक पार्टी की देखभाल करना ये मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? जो भी मिसप्रिंट हुआ है, जब पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो बिल्कुल सही करके आपको दिया जाएगा, ठीक है? बाकी आपको बता दें 30 तारीख को, ठीक है? कब? 30 जनवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो भी पुराने लोग हैं, ठीक है? पुराने का मतलब जिन लोगों ने पहले पीडीएफ खरीद रखी है, तो उनको जो टॉप 100 वाली योजनाओं की पीडीएफ हम बना रहे हैं, वो 30 जनवरी को 2 से 5 बजे के बीच में ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, 2 से 5 बजे के बीच में ही आप लोग मैसेज कीजिएगा। कब? 30 जनवरी को, उससे पहले नहीं।
30 जनवरी तक जितनी भी टॉप 100 हमने कराई हैं, उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएँगे। बाकी जो नए लोग हैं, वो जब भी पीडीएफ खरीदेंगे, उनको वो सारी जो पीडीएफ हैं, वो साथ में लगी हुई मिलेंगी, ठीक है? तो जो नए लोग हैं, वो तुरंत पीडीएफ खरीद लें, जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं हो। चलिए, पीडीएफ खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है। जैसे कि मान लीजिए नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुँच रहा है, तो टेलीग्राम पर तुरंत वीडियो डल जाती है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं और वहाँ पर कुछ आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के देखिएगा, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री में डली हुई हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल होगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अगला जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है, या फिर कल हम जो है शारीरिक जो ज्ञान होता है, उसके ऊपर, ये अलग से दे रखा है आपके एग्जाम में, उसके ऊपर हम टॉप 100 प्रश्न लेकर के आने वाले हैं, जिसमें रोग भी होंगे, टीके भी होंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। टॉप 100 प्रश्न कल आने वाले हैं आपके, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।